नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हिंदी व्याकरण के अंदर वर्ण विचार में करेंगे व्यंजन। हमने स्वर कर लिए थे, आज करेंगे व्यंजन। तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया था। मुख्य रूप से ये दो भाग होते थे, एक तो होते थे स्वर, एक होते थे व्यंजन। तो स्वर हमने कर लिया था, आज हम करेंगे व्यंजन। स्वर को मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि स्वर हम कर चुके हैं। कितने व्यंजन होते थे हमारे? 33 व्यंजन होते थे। 33 के अलावा भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कौन कौन से व्यंजन होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से इनको बांटा गया है, सबसे पहले मैं उसी क्रम में व्यंजन लिख देता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। तो व्यंजन कौन कौन से थे हमारे? क, ख, ग, घ, जो ये 25 व्यंजन मैंने लिखे, 33 में से मैंने कितने लिखे हैं? 25 व्यंजन मैंने लिखे हैं। तो ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके उच्चारण के समय जीभ को मुंह के किसी न किसी हिस्से से क्या करना पड़ता है? स्पर्श करना पड़ता है। इसलिए इनको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। मैं लिख देता हूं। पहला जो है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं? 25। और 25 को भी आपने कितने हिस्सों में, कितनी श्रेणियों में बांट दिया? 5 श्रेणियों में बांट दिया। सबसे पहली श्रेणी आती है क की श्रेणी। क की श्रेणी के अंदर जितने भी व्यंजन आते हैं, जो ये 5 व्यंजन आते हैं, इनको बोलते हुए जो प्राणवायु बाहर निकलती है, यानी जो सांस हम लेते हैं जब वो मुंह से बाहर निकलती है, इनको बोलते हुए, तो वो कंठ से निकलती है, यानी गले से निकलती है, गले में स्पर्श होकर निकलती है। वैसे तो सारी वायु गले से निकलती है, लेकिन जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो मुख्य रूप से वायु गले में टकराती है और मुंह से बाहर निकल जाती है। मुंह के बाकी किसी हिस्से को मुख्य रूप से स्पर्श नहीं करती। तो यहाँ पे जो वायु बाहर निकलेगी वो किससे निकलेगी? कंठ से। कंठ पे स्पर्श होगा। इसके बाद बात करते हैं च, छ, ज, झ। अगर बात करें, आप बोल के देखेंगे च, छ, ज, तो इसके अंदर जो जीभ होती है वो किससे टकराती है? तालु से टकराती है। किससे टकराती है? तालु से टकराती है जीभ। अब बात करेंगे तालु। तालु च, छ, ज, ट, 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 ज, छ। अगर बोल के देखें ज, छ, ज, अगर बोल के देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जीभ होती है वो कहाँ पे टकराती है? जीभ, अगर मान लिया ये हमारी जीभ है और ये इसका सबसे बाहरी हिस्सा है, तो ये सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है ये दांत के
बिल्कुल साथ वाले, अगर यहाँ पे दांत है तो इसके साथ वाले हिस्से पे क्या करती है, दांत से थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से पे क्या करती है, टकराती है। छ छ छ छ, तो ये कहलाता है तालु। अब जीभ का अगर बीचों बीच लिया जाए, जीभ के अगर बीच में, जैसे कि हम बोलते हैं टे ठे, तो हम देखते हैं कि अगर ये जीभ का बीच का हिस्सा है तो स्पर्श कहाँ पे होता है जीभ का, जब हम बोलते हैं तो इस हिस्से से थोड़ा सा ऊपर, यानी बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में हमारे जो ऊपर का जबड़ा होता है उसके बिल्कुल बीच में क्या होती है, हमारी जीभ स्पर्श करती है। इसको बोला जाता है मूर्धा। क्या बोला जाता है, मूर्धा। के श्रेणी के जो भी व्यंजन है उनका स्पर्श होता है, उसमें हवा का संपर्क होता है कहाँ पे, कंठ पे। स्पर्श जो होता है कंठ पे होता है। च श्रेणी में तालु पे होता है, ते श्रेणी में मूर्धा पे होता है। तो ते श्रेणी में कहाँ पे होता है, आप बोल के देखिए, ते थे ते। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि स्पर्श जो होता है बोलते हुए वो कहाँ पे होता है, दांत पे। कहाँ पे होता है, दांत पे। इसलिए इसको बोला जाता है दंत। क्या बोला जाता है, दांत। दांतों पे स्पर्श होता है। कहाँ पे स्पर्श होता है, दांतों पे स्पर्श होता है। ते श्रेणी को, ते श्रेणी का जब क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है। अब पे, फे, बे, पे, फे, ब, अगर हम बात करें तो जब इस श्रेणी के वर्ण बोले जाते हैं तो स्पर्श किन का होता है, पे। आप बिना होठों के स्पर्श के इन व्यंजन को उच्चारित नहीं कर सकते। तो कहाँ पे होता है स्पर्श, होठों पे, तो इसको बोला जाता है होठ। उम्मीद है समझ आया होगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है अंशत व्यंजन। अंशत व्यंजन ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण जो होता है वो स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। मतलब पूरी तरीके से अगर बात करें, जो प्राणवायु बाहर निकलती है वो पूरी तरीके से किसी भी हिस्से पे टकराती नहीं है, पूरी जीभ पे ही टकराती है वो। जैसे ये, रे, ले, तो यहाँ पे इनका कोई भी प्रॉपर जगह नहीं है कि वो कंठ पे टकराती है, तालु पे टकराती है, मूर्धा पे, दंत पे, होश पे, कहाँ पे स्पर्श होता है, कोई सही जगह नहीं है। लगभग पूरे मुंह के अंदर क्या होता है, वायु का स्पर्श होता है। तो इसको इनका दूसरी बात, इनका जो उच्चारण होता है वो उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। तो इनको बोला जाता है अंग। जैसे ये पांच थे, स्पर्श व्यंजन की 5 श्रेणी थी। हर श्रेणी के अंदर कितने व्यंजन थे, 5 व्यंजन थे। तो अंशतः व्यंजन के अंदर आपके 4 व्यंजन आते हैं। कितने व्यंजन आते हैं, 4 व्यंजन आते हैं। कौन से, ये, रे, ले, व। अगली जो श्रेणी आती है इनको अर्धस्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्धस्वर। अगर कोई पूछ ले कि अंशतः व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है, तो क्या होता है, अर्धस्वर। इसके बाद जो होते हैं ऊष्म व्यंजन, ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ये भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन, सीधी भाषा में बात करें तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कुछ ज्यादा ही जोर देना पड़ता है, यानी कुछ ज्यादा ही स्पर्श होकर वायु मुंह से बाहर निकलती है। और ज्यादा स्पर्श होगी अपने मुंह के अंदर से ज्यादा स्पर्श होकर वायु निकलेगी, यानी घर्षण अगर ज्यादा होगा,
घर्षण अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे में हमारे मुंह से निकलने वाली हवा क्या होती है, गर्म होती है, तो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, और भी ज़्यादा उसके अंदर शक्ति आ जाएगी, और भी ज़्यादा वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो इसलिए इनको बोला जाता है उष्ण व्यंजन। इसके अंदर आपके श और है, ये 4 व्यंजन आते हैं। चार व्यंजन कौन से होते हैं? उष्ण व्यंजन, यानी जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ज्यादा ही घर्षण होता है व्यंजन को बोलते हुए, वायु का, प्राण वायु का ज्यादा ही स्पर्श होता है, ज्यादा ही घर्षण होता है मुंह के अंदर उष्ण व्यंजन को बोलते हुए, उष्ण व्यंजन के उच्चारण में। अंशतः व्यंजन मैंने बता दिया, इनका जो उच्चारण होता है वो स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, कोई सही जगह नहीं होती। वायु, प्राण वायु जो है मुंह के अंदर लगभग हर हिस्से पे क्या करता है, स्पर्श करता है, तो अंशतः व्यंजन बोला जाता है, अर्ध स्वर भी बोला जाता है। उष्ण व्यंजन बता दिया। स्पर्श व्यंजन जिनकी कोई निश्चित जगह होती है जहां पे वायु क्या करती है, स्पर्श करती है। क, कंठ, च, तालु, ट श्रेणी मुर्दा पे, त दंत पे, पे होठों पे, यानी होस्ट। कंठ क्या होता है, गला। तालु मैंने बता दिया, दांत के ऊपर का हिस्सा। मुर्दा थोड़ा सा बीच का हिस्सा। दंत दांत और होठ। बाकी अगर आपको इनमें से कुछ समझ ना आए तो आप उच्चारण करके भी देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि ये हिस्सा कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। अब इसके अलावा अब आप सोचेंगे कि हमने 25 ये कर लिए, 4 ये कर लिए और 4 ये कर लिए, तो 33 तो हमारे हो गए पूरे। 33 तो यहाँ पे क्या हो गए, पूरे हो गए। लेकिन इसके अलावा जो 4 अक्षर और बचते हैं, 4 वर्ण और बचते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रकार भी लिख देता हूँ इनका। इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ग और एक श्रवण वाला श्र। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। इनको भी व्यंजन की ही श्रेणी में रखा गया है। संयुक्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी एक व्यंजन से मिलके नहीं बने होते, बल्कि 2 व्यंजन आपस में मिलके क्या करते हैं, इन व्यंजन को बनाते हैं। कैसे? जैसे सवर के बिना क, सवर के बिना क, क यानी क के अंदर बताया था मैंने क्या होता है, एक सवर होता है, एक व्यंजन होता है। जैसे क, आधा क होगा और ए, 2 ध्वनियां होती हैं, तो ये ए की ध्वनि नहीं लेनी, सिर्फ किसकी ध्वनि लेनी है हमने? क की। तो श है तो इसके अंदर क्या होगा? क, और क की कौन सी ध्वनि? आधा, और साथ में इसके क्या होता है? स, षटकोण वाला स, तो ये बना देता है श। इसी तरीके से बाकी जो भी होते हैं त्र, तो इसके अंदर तय की और रे की ध्वनि, तय की पूरी ध्वनि नहीं होती, आधा तय यानी स्वर के बिना तय की ध्वनि और रे की ध्वनि। ये की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी क्या होता है? ज, और ये की ध्वनि होती है ज, ज यानी आधा, ज, तो ये की ध्वनि होती है, लेकिन जे की ध्वनि पूरी नहीं होती, स्वर के बिना जय होता है। श्रेय इसका मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा कि जो सरगम वाला श्रेय होता है, ये मैं इस तरीके से निशान लगा देता हूँ पे, सरगम वाला श्रेय होता है श्रेय, ये आधा और रे, और ये बन जाता है सरवण वाला श्रेय। तो इस तरीके से ये होते हैं, ये कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। इनको भी, ये जो मुख्य व्यंजन होते हैं उस श्रेणी में नहीं आते, लेकिन इनको भी किस श्रेणी में शामिल किया गया है? व्यंजन की श्रेणी में ही शामिल किया गया है। तो यहाँ पे आपने
व्यंजन 33 व्यंजन ये समझ लिए और 4 संयुक्त व्यंजन समझ लिए। इसके बाद कुछ और भी व्यंजन होते हैं, जैसे कि द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन ये भी दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं, लेकिन जो दोनों व्यंजन होते हैं वो समान होते हैं, एक समान होते हैं। इसके अंदर तो जैसे अलग अलग थे, लेकिन इनके अंदर क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कैसे होते हैं देखिए, ये कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जैसे कि मैंने बोल दिया मिट्टी, मिट्टी में लिखता हूं। मिट्टी जब मैं लिखता हूं तो मिट्टी में कैसे लिखूंगा, मिट्टी के अंदर क्या होता है, दो टे लग गए, यानी टे प्लस टे। एक टे पूरा होता है, एक टे क्या होता है, आधा होता है। मिट्टी, मिट्टी। तो ऐसे में जब मैं मिट्टी लिखूंगा तो ये क्या बना लेगा, मी, और ये टे तो हो जाएगा आधा और ये टे हो जाएगा पूरा, यानी क्या बन गया, मिट्टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी दो समान वर्ण जिसमें से एक आधा होता है एक पूरा होता है, जब हम उसको लिखते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन। इसके अलावा एक कैटेगरी और होती है, एक श्रेणी और होती है, जिसको बोला जाता है अन्य व्यंजन। क्या बोला जाता है, अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन के अंदर दो शब्द आते हैं, अन्य व्यंजन, और ये बहुत जरूरी है, समझिए इसको। अन्य व्यंजन के अंदर आपका एक तो आता है अड़े और एक आता है है, एक आता है